अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे उन पाकिस्तानी नौजवानों से और उन नौजवानों के बारे में जो जापान आकर अपना कैरियर सेट करना चाहते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, जापान आकर। जापान एक रहने के लिए मुश्किल जगह है, लेकिन उसके साथ साथ इसमें आसाइशें और आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल भी छुपा हुआ है। जापान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर हर चीज़ एक कायदे के साथ ही की जा सकती है और आपको रहने के लिए एक इंतहाई पुरआसाइश और आसान ज़िंदगी के तरीके फराहम किए जा सकते हैं। तो आइए डिटेल में देखते हैं आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होगी जापान आकर अपने कैरियर को सेट करने से पहले और जापान आकर अपने कैरियर को परसू करने के साथ साथ। तो चलें बात करते हैं सबसे पहले सबसे बुनियादी ज़रूरत जापान आने के लिए, और वो है जापान का वीज़ा। वीज़ा नौजवानों की सतह पर सिर्फ दो ही तरीके हो सकते हैं। एक, या तो आप लेंगे एजुकेशन वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, या लेंगे आप वर्क वीज़ा। स्टूडेंट वीज़ा लेने के लिए आपको किसी तालीमी इदारे में दाखिला लेना ज़रूरी है, और इसी तरह से वर्क वीज़े के लिए आपको किसी भी कंपनी से या किसी भी इस्टेब्लिश्ड इदारे से वर्क वीज़ा लेना ज़रूरी है जापान आने से पहले। ये वीज़ा किस तरह से एक आप आसान तरीके से और अ, आसान बजट के साथ हासिल कर सकते हैं, इस बारे में हम वीडियो अपलोड करेंगे अनकरीब ही। तो लीजिए जनाब, आपने वीज़े का कोई ना कोई तरीका लगा के कोई सिलसिला बना लिया और आप जापान में एंटर हो गए। उसके बाद क्या होगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपकी कौन-सी क्वालिफ़िकेशंस चाहिए हैं जापान आने के लिए, उसके बारे में बात करते हैं। तो आइए बात करते हैं एजुकेशन की, जो कि आपके पास होना ज़रूरी है, इससे पहले कि आप जापान आएँ और जापान आकर एक ऑनरेबल कैरियर शुरू कर सकें। जापान में आने से पहले आपको एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो हैं वो चाहिए हैं, या तो बैचलर्स लेवल या मास्टर्स लेवल की आपको क्वालिफ़िकेशन चाहिए, फ़ील्ड कोई भी हो सकता है। और इसी तरह से अगर आप काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको स्पेशलाइज़ स्किल्स या वोकेशनल डिग्रीज़ चाहिए होंगी। बीटेक हो गया या इस किस्म की जो डिग्रीज़ हैं, जो कि इंजीनियरिंग और प्रॉपर मास्टर्स लेवल से नीचे की वोकेशनल डिग्रीज़ होती हैं, या सर्टिफिकेट्स कहते हैं उन्हें। जापान में आईटी, इंजीनियरिंग और हेल्थ केयर ये बड़े पॉपुलर किस्म के फील्ड्स हैं, और इसमें खासा पोटेंशियल है नौजवानों को कंज्यूम करने का। अब बात करते हैं सबसे मुश्किल चीज़ जो कि आपको सीखनी है जापान आने से पहले या जापान में रहने के दौरान, वो है लैंग्वेज। लैंग्वेज स्किल्स। जी हाँ, जापानी लोग, जापानीज़ कंपनीज़ किसी भी तौर पर किसी भी ऐसे कैंडिडेट को एंटरटेन नहीं करना चाहती जो कि जापानीज़ स्किल्स जिसकी एवरेज से नीचे हों। तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत मुश्किल काम है, जापान में इंग्लिश क्यों नहीं चलती? जी हाँ, जापान में इंग्लिश इसलिए नहीं चलती कि जापानीज़ लोग अपनी लैंग्वेज लेके खासे पैशनेट हैं। उनका ख़्याल ये है कि अपनी ही लैंग्वेज में, अपनी मादरी ज़ुबान में रहते हुए जो काम किया जाएगा, वो सस्टेनेबल होगा, वो ज़्यादा बेहतर और आसान तरीके से किया जा सकता है। बहरकैफ़ मजबूरी है, सीखनी पड़ेगी। अब ये लैंग्वेज आप जापान से बाहर रह के किस तरह से सीख सकते हैं, कौन-कौन से आपके पास टूल्स हो सकते हैं, या कौन-कौन से आपके पास ज़राए हो सकते हैं, जिनको इस्तेमाल करके आप जापानीज़ लैंग्वेज एक आसान और सस्ते तरीके से सीख सकते हैं। इस बारे में भी हम बात करेंगे अपनी आने वाली वीडियो में। तो चलिए बात करते हैं कि इस वक़्त जापान में वो कौन-सी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर पाकिस्तानी, इंडियन या श्रीलंकन कोई भी नौजवान आकर अगर सेटल होना चाहता हो तो उसके सेटलमेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इनमें सबसे ऊपर आती है आईटी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री में क्योंकि जापान एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के फेज़ से गुज़र रहा है, और यहाँ पर कंपनीज़ को स्किल्ड प्रोग्रामर्स की, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, डेटा साइंटिस्ट और इसी तरह से
आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से ज़रूरत है पढ़े लिखे नौजवानों की। अगर आपको पाइथन, जावा या मशीन लर्निंग का एक्सपीरियंस है, तो समझ लीजिए कि आपकी स्किल्स की यहाँ बहुत डिमांड है। आपको यहाँ के स्टार्टअप से लेकर बड़ी टेक कंपनीज किसी में भी अच्छी जॉब ऑफर हो सकती है। इसी तरह से लेते हैं दूसरे नंबर पर इंजीनियरिंग को। दूसरी इंपॉर्टेंट फील्ड है इंजीनियरिंग। जापान के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे कि रेलवे, रोड्स और रिन्यूएबल एनर्जी है, हर वक्त चलते रहते हैं। इसलिए सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की ज़रूरत यहाँ लगातार होती है। और पाकिस्तानी या भारतीय इंजीनियर्स जो जापान में अपनी स्किल्स लेकर आना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी स्कोप है। वैसे भी हमारी टेक्निकल स्किल्स को जापान में काफ़ी वैल्यू की नज़र से देखा जाता है। इसके बाद है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर भी एक बूमिंग सेक्टर है जापान में, स्पेशली क्योंकि जापान की पॉपुलेशन एजिंग हो रही है। यहाँ पर नर्सेज, केयर गिवर्स और डॉक्टर्स की अज़हद ज़रूरत है। डॉक्टर्स और नर्सिंग के लिए जापान में जॉब ढूंढना मुश्किल है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ हेल्थ केयर गिवर इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर के बूढ़े शहरियों का, बूढ़े लोगों का ख्याल रखा जाता है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें के पाकिस्तानी या जो भी फॉरेन टैलेंट है, यंगस्टर्स हैं, वो आकर अगर चांस लेना चाहें तो इसमें काफ़ी पोटेंशियल है। इसी तरह से जापान में जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, उनकी काफ़ी इज्जत की जाती है और उनके लिए अच्छे जॉब्स ऑफर हैं। लेकिन अगर इसके लिए ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी जो चीज़ जो मैं समझता हूँ वो है जापानीज़ लैंग्वेज पे उबूर आना। अच्छी जापानीज़ लैंग्वेज के बगैर आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते। इसी तरह से हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़्म इंडस्ट्री है, ये भी जापान का एक बूमिंग सेक्टर है। और जापान का जो कल्चर है, जो हिस्ट्री है, इसको सारी दुनिया के टूरिस्ट जो हैं वो जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। और इसी हवाले से जापान जो है दुनिया में टूरिज़्म के हवाले से एक अच्छी रैंकिंग में आता है। तो ये भी एक इंडस्ट्री है जहाँ पे के नौजवान चांस ले सकते हैं। एजुकेशन और लैंग्वेज टीचिंग इंडस्ट्री है, लेकिन इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज के सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, मास्टर्स लेवल के या उससे ज़्यादा के। ख़ास करके पाकिस्तानी या इंडियन जिनकी के ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश नहीं है या मादरी ज़ुबान इंग्लिश नहीं है, उनके लिए ये थोड़ा टफ है। लेकिन इस इंडस्ट्री में भी काफ़ी मौके हैं और बच्चे जो हैं वो इसमें कोशिश करते हैं और कामयाबी भी मिलती है उन्हें। इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है और टेक्निकल स्किल्स के हवाले से जो जापान की स्मॉल एंड मीडियम साइज इंडस्ट्री है, उसमें हर वक्त नौजवानों की ज़रूरत होती है। ऐसे नौजवान जो कि स्किलफुल हों, और अगर स्किलफुल नहीं भी हैं तो वो उन पे थोड़ी सी मेहनत करके उनको स्किलफुल बनाया जा सके, यानी पोटेंशली वो स्किल्स को जानते हों। ऐसे नौजवानों की बहुत ज़रूरत होती है। और इस इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में, इस वक्त सबसे ज़्यादा खपत है जो आपके डेली वर्कर्स की या पार्ट टाइम वर्कर्स की, या इसी तरह से जो कि नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर होते हैं, नॉन रेगुलर वर्कर्स होते हैं, उनकी बहुत हाई डिमांड है। हम आने वाली वीडियोस में जिक्र करेंगे कि किस तरह से ये इनकी इंडस्ट्री जो है, जो कि ख़ास करके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ये किस तरह से मूव करती है और इसमें आप एज ए बिगनर किस तरह से स्टेप इन करके एक अच्छा कैरियर जो है वो ले सकते हैं। तो देखें, यहाँ ऑप्शंस की कमी नहीं है जापान में। बस आपको थोड़ी सी प्लानिंग, थोड़ी सी प्रिपरेशन और थोड़ा सा जापानीज लैंग्वेज सीखनी है, और फिर आप भी जापान में एक ब्राइट फ्यूचर बना सकते हैं। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी झलक उन चीज़ों की जो कि आपको जापान आने के लिए तैयारी के तौर पर मदद करेंगी। एक बात याद रखिए, ये एक ज़्यादा मेहनत वाला सफ़र है, लेकिन बहुत रिवार्डिंग है। अगर आप सही प्लानिंग करते हैं और थोड़ा सा जापानीज भी सीख लेते हैं, तो ये ज़रूर आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाने भी ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहें।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सायोनारा, बाय बाय।